एक दिन की बात है कि जब चैट जीपीटी को इसकी टीम ने बना लिया तो इसको पब्लिक कर दिया, यानी कि लॉन्च कर दिया। तो इसको लॉन्च करने के बाद इसकी जो टीम है वो हर रोज क्या करती थी कि ये ना चेक करती थी कि लोग ना आखिर चैट जीपीटी को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो हर रोज की तरह एक दिन वो अपने कंप्यूटर पर इसको चेक कर रहे थे कि आज देखे आज चैट जीपीटी को लोगों ने किस तरह इस्तेमाल किया है। तो जैसे ही इसकी टीम ने उस दिन देखा तो उन लोगों के होश उड़ गए जब उन्होंने देखा कि यूजर तो एक अलग ही चक्कर चला रहे हैं चैट जीपीटी के साथ। असल में जब चैट जीपीटी लॉन्च हुआ तो लोग इससे कोई काम नहीं ले रहे थे, ना कोई सवाल पूछ रहे थे, ना कोई मैथ का क्वेश्चन पूछ रहे थे। वो चैट जीपीटी के साथ ऐसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बात कर रहे थे। कोई पूछ रहा था हेलो क्या कोई है अभी जो मेरे से बात करे, कोई अपना अकेलापन शेयर कर रहा था, कोई इमोशनल हो रहा था चैट जीपीटी के साथ। तो इतना पागलपन शुरू में सर चढ़कर बोला था चैट जीपीटी का जब ये आया था। एक ऐप जिसमें कोई फीलिंग नहीं, उसका कोई वजूद नहीं असल दुनिया में, जिसको इंसानों ने ही कोडिंग करके बनाया, पर कैसे उन्हीं इंसानों के वो इतना करीब आ गया कि हम उस ऐप को अपना दुख दर्द खुशी गमी शेयर करने लगे। और आगे ये ऐप यानी चैट जीपीटी भी एक माँ की तरह, एक भाई की तरह, एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह आपसे बात करने लगा, आपके साथ इमोशनल होने लगा। अब ये सब तो ठीक है, पर सवाल अब ये है कि ये कमाल की चीज बनाई कैसे गई, आखिर कैसे बनाया गया होगा। जो चीज इंसान नहीं है पर इंसानों जैसे ही बात करती है वो बनी कैसे आखिर। तो दोस्तों आज यही तो जानना है कि दुनिया की पहली ऐसी ऐप जो इंसानों से भी ज्यादा समझदार, होशियार और दुख दर्द बांटने वाली है, वो ऐप बनी कैसे। तो चलिए दोस्तों, हाँ जी दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों चैट जीपीटी जैसा चैटबॉट बनाने के लिए सबसे पहले ओपन एआई के जितने भी टीम मेंबर थे, जैसे एलन मस्क, सैम अल्टमैन, ग्रेग ब्रोकमैन, इलियास टेक्सवर, वॉइचिच जरेम्बा और जॉन शूलमैन, ये सब इन सभी टीम मेंबर को एक कमाल का आइडिया आया कि एक ऐसा एआई चैटबॉट बनाया जाए जो इंसानी भाषा समझ सके और बिल्कुल वैसे ही बात करे जैसे इंसान आपस में बात करते हैं। यानी ये कॉन्सेप्ट तब डेवलप हुआ जब रिसर्चर ने देखा कि लोग एक ऐसे सिस्टम की जरूरत महसूस कर रहे हैं जो उनके क्वेश्चन का जवाब नेचुरल और बिल्कुल इंसानों की तरह ही दे सके। क्योंकि लोग गूगल पर सर्च कर करके थक चुके थे। गूगल उनका जवाब तो दे देता था पर लोगों से बात थोड़ी करता था वो। जैसे मान लो किसी ने सर्च किया कि बताओ गूगल दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर कौन है 2025 में, तो गूगल जवाब देता था कि एलन मस्क सबसे ज्यादा अमीर है। लेकिन अगर आप गूगल को ये पूछना हो कि बताओ गूगल एलन मस्क सबसे ज्यादा अमीर इंसान क्यों है, वो कैसे बना इतना अमीर, तो इसका डिटेल्ड जवाब गूगल के पास नहीं होता था और ना ही वो बातचीत कर सकता था। बस अलग अलग सर्च रिजल्ट ला कर दे सकता था, इसके बाद उसके हाथ खड़े हो जाते थे। सो यहीं से आइडिया आया कि क्यों ना ऐसा भी कुछ बना लिया जाए जो इंसानों जैसे बात करे। लेकिन ऐसा चैटबॉट बनाने के लिए कम से कम 3 गोल को क्लियर करना जरूरी था। वो 3 गोल थे NLU, NLG और कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस। पहले इसको समझते हैं, तीनों बहुत ही कमाल के हैं। तो पहला था NLU यानी नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, यानी जो भी चैटबॉट बनाना है वो ऐसा बनाया जाए जो इंसानी भाषा को समझ सके। दूसरा था NLG यानी नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन, मतलब चैटबॉट को बिल्कुल इंसानों की तरह रिस्पॉन्स करना आना चाहिए जो भी उससे पूछा जाए। जैसे मान लो चैट जीपीटी को पूछा कैसे हो भाई, तो वो आगे से बोलेगा ठीक हूँ भाई, अपना सुनाओ। तो चैटबॉट बिल्कुल ऐसा बनाया जाए जो इंसानों जैसे सवाल जवाब कर सके। तीसरा था कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस, मतलब चैटबॉट को सिर्फ बोलने के शब्द नहीं बल्कि आपस में चल रही बातचीत का पूरा मतलब समझ में आना चाहिए। जैसे देखो, मान लो आप घर पर हो, आपकी मम्मी आपको बोलती है बेटा जब बाहर जाओगे तो दूध ले आना, आप हाँ बोल देते हो, ठीक है ले आऊंगा, बात खत्म। अब 1 घंटे बाद आप शूज पहन रहे हो अपने बाहर जाने के लिए, मम्मी अभी आपकी किचन से बोलती हैं सुनो वो ले आना, और आप बिना पूछे समझ जाते हो। बस आपको याद है कि पहले दूध बोला था मम्मी ने लाने को, तो अब वो ले आना का मतलब यहाँ पर दूध ही है। सो आपकी मम्मी ने दूध शब्द दोबारा नहीं बोला, ना ही उसने पूरा सेंटेंस बोला, बस कहा वो ले आना। फिर भी आपको समझ में आ गया कि दूध लाना है। क्यों? क्योंकि आपको कॉन्टेक्स्ट याद है, पहले क्या बात हुई थी वो आपके दिमाग में सेव है। अगर आप कॉन्टेक्स्ट भूल जाते तो आप पूछते मम्मी वो क्या ले आना, कोई नाम भी तो होगा,
लेकिन आपको याद है कि दूध लाना है। सो बातचीत का अगला और पिछला माहौल और मेमोरी जो समझ सके उसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस। तो ऐसा चैटबॉट ओपन एआई टीम को बनाना था। अब ये 3 गोल सामने थे और इसको बस अब हकीकत में बदलना था और पूरी की पूरी टीम काम में लग गई। और इतना कुछ क्लियर हो जाने के बाद अब बारी थी डाटा कलेक्शन की, यानी कि डाटा इकट्ठा करना था। तो दोस्तों चैट जीपीटी को बनाने के लिए और ट्रेन करने के लिए, जहां कोई भी एआई मॉडल लगा लो, उसको ट्रेन करने के लिए बहुत बड़ा टेक्सचुअल डाटा कलेक्ट करना होता है, टेक्स्ट डाटा। तो ये डाटा इंटरनेट से कलेक्ट किया गया और इसमें बहुत सारी वैरायटी थी, जैसे कि कुछ डाटा किताबों से लिया गया जैसे फिक्शन और नॉन फिक्शन किताबें, कुछ डाटा वेबसाइट से लिया गया जैसे विकिपीडिया और दूसरी इंफॉर्मेटिव वेबसाइट, बहुत सारे लाखों ही लोगों की इंफॉर्मेशन होती है। इसके अलावा बहुत बड़े बड़े आर्टिकल्स, न्यूज आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर्स हैं, ब्लॉग्स, इन सब जगहों से डाटा लिया गया। और लास्ट में रेडिट, क्वोरा जैसी डिस्कशन प्लेटफॉर्म से भी डाटा लिया गया। अब इतना डाटा इकट्ठा करने के बाद उसका प्री प्रोसेसिंग किया गया, जिसमें बेकार की चीज़ों को हटा दिया गया। इसके बाद बचे हुए डाटा को क्लीन और नॉर्मलाइज किया गया। फिर ये पक्का किया गया कि सारा डाटा सेम टू सेम और सही हो और हर तरह की भाषा और टॉपिक कवर करता हो, उसमें कुछ भी गलत जानकारी ना हो, यानी कुछ भी ऐसा ना हो जो रॉन्ग हो, मिसलीडिंग हो, बस एकदम सटीक हो। तो जो रॉन्ग डाटा था उसको फिर से हटाया गया और जो सही था उसको चैट जीपीटी को ट्रेनिंग देने के लिए रख लिया गया। अब इसके बाद ये डिसाइड करना था कि मॉडल का आर्किटेक्चर यानी ढांचा कैसा होगा। मॉडल का आर्किटेक्चर अब ये क्या होता है, जैसे मान लो आप अपना घर बना रहे हो तो सबसे पहले क्या डिसाइड करना होता है कि कितने कमरे होंगे, किचन कहाँ होगा, दरवाजा किधर होगा, सीढ़ियाँ कहाँ रखनी है। सो घर बनाने से पहले ही उसका नक्शा तैयार होता है, वही उस घर का आर्किटेक्चर होता है। बिल्कुल इसी तरह कोई भी मॉडल को ट्रेन करने से पहले ये डिसाइड किया जाता है कि उसमें कितनी लेयर्स होंगी, डाटा अंदर कैसे जाएगा और जवाब बाहर कैसे आएगा। तो ओपन एआई ने चैट जीपीटी को बनाने के लिए ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर मॉडल को चूज किया, जो अब तक के सबसे एडवांस आर्किटेक्चर में से एक है। इस ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर ने बहुत सारी लिमिटेशन को दूर किया जो पहले के न्यूरल नेटवर्क्स में थी। इस ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर में 2 चीजें सबसे ज्यादा पावरफुल है। पहली है सेल्फ अटेंशन और दूसरी स्केलेबिलिटी। यानी ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर में ये 2 चीजें मेन आती हैं। तो पहले इनको समझते हैं, तभी आपको आगे की कहानी समझ में आएगी कि एक एआई कैसे बनता है। सोचो आप एक शादी में गए हो, हाल में 500 लोग हैं, हर कोई बात कर रहा है, बहुत शोर है, लेकिन अचानक से कोई आपका नाम लेता है। आपका दिमाग तुरंत उस आवाज पर फोकस कर लेता है। जिधर से आपका नाम बोला गया आप उधर देखते हो, बाकी 499 लोगों को आप भूल जाते हो। पर अब आपका ब्रेन डिसाइड करता है किसकी बात जरूरी है और किसकी इग्नोर करनी है। यही है सेल्फ अटेंशन। सो बड़ी बड़ी लाइंस में शब्द ऐसे ही बिहेव करते हैं, जैसे रवि ने मोहन को बोला कि वो कल आएगा। यहाँ वो रवि है या मोहन। ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर हर वर्ड को देखता है और डिसाइड करता है किस वर्ड पर कितना ध्यान देना है ताकि वो का मतलब समझाए। यहाँ वो है कौन, मोहन या रवि, हर शब्द बाकी सारे शब्द को देखता है और फिर हर शब्द डिसाइड करता है मेरे लिए कौन ज्यादा जरूरी है। सो इसी प्रोसेस को बोलते हैं सेल्फ अटेंशन। अब दूसरा है स्केलेबिलिटी। इसको समझो, पुराने मॉडल से जैसे कि RNN, LSTM ऐसे थे जैसे एक लाइन में बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। अगर उनको बोला जाए कि चलो कुछ ना कुछ बोलो, तो यहाँ क्या होगा, पहले पहला आदमी बोलेगा, फिर दूसरा आदमी बोलेगा, फिर तीसरा बोलेगा, फिर चौथा बोलेगा, फिर पांचवा बोलेगा, मतलब एक के बाद एक आदमी। इसमें टाइम लगता, सीधी सी बात है। और अगर 1000 शब्दों का सेंटेंस हो गया तो मॉडल यहाँ पर थक जाता था, जो पुराने वाला था। लेकिन ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर ऐसा नहीं करता। ये ऐसे काम करता है कि जैसे कोई क्लास में कोई टीचर बोले, चलो बच्चों, सब बच्चे एक साथ अपनी कॉपी चेक करो और बताओ मेरे को कौन सी लाइन ज्यादा जरूरी है हमारे लिए इस चैप्टर में। अब क्या होगा, सारे बच्चे एक साथ एक चैप्टर पर लग जाते हैं और अपना अपना काम करते हैं, यानी सारे शब्द एक साथ प्रोसेस होते हैं पैरेलल। इसलिए ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर आसानी से 10 शब्द, 1000 शब्द या 1 लाख शब्द भी हैंडल कर लेता है। और यही है स्केलेबिलिटी। सो मॉडल चूज किया ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर, उसकी आगे 2 पावरफुल पार्ट हो गए, उसके सेल्फ अटेंशन और स्केलेबिलिटी। तो इस तरह ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर चैट जीपीटी को बनाने में यूज किया गया ताकि ये बिल्कुल इंसानों के तरीके से बात कर सके। अब इतना कुछ होने के बाद बारी थी
प्री ट्रेनिंग की। तो दोस्तों चैट जीपीटी को प्री ट्रेन करने के लिए लार्ज डाटा सेट यूज किया गया, जो कि आपको पता ही है कि कहां से इकट्ठा किया गया था, विकिपीडिया से, किताबों से, आर्टिकल वगैरह वगैरह। प्री ट्रेनिंग एक अनसुपरवाइज्ड लर्निंग प्रोसेस होता है जिसमें एआई मॉडल को किसी भी टेक्स्ट को सीरियल वाइज या बोल लो कि एक खास ऑर्डर में प्रेडिक्ट करने के लिए ट्रेन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये लिखा है 6 1 4 3 5 2, तो इसको सीरियल वाइज कैसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। अब सीरियल वाइज करवाने के लिए भी आगे 3 स्टेप होते हैं, टोकनाइजेशन, MLM और प्रेडिक्शन ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले टोकनाइजेशन समझो। सोचो आप एक लंबी ट्रेन में हो, उसमें 24 बोगी है। अगर आपको ये चेक करना है कि कौन सी बोगी में क्या सामान रखा है, तो आप पूरी ट्रेन को एक साथ चेक नहीं करोगे, आप उसे छोटे छोटे भागों में तोड़ दोगे, बोगी बाय बोगी। यही टोकनाइजेशन है। जैसे आपने एक सेंटेंस लिखा कि चैट जीपीटी बहुत पावरफुल है, अब एआई मॉडल इसे शब्दों में या फिर छोटे छोटे लेटर में तोड़ देगा, जैसे चैट जीपीटी बहुत पावरफुल है। अब एआई मॉडल के लिए ये मैनेजेबल यूनिट बन गए, यानी टोकन्स। बिना टोकनाइजेशन के मॉडल कुछ भी समझ नहीं सकता। अब दूसरा MLM समझो, यानी मास्क लैंग्वेज मॉडल। सोचो आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो और किसी ने कुछ शब्दों को काले मार्कर से वहां पर छुपा दिया, जैसे कि इंडिया की राजधानी डैश है, यहाँ पर छुपाया हुआ है डैश, लेकिन आप बिना देखे गैस कर लेते हो दिल्ली, इंडिया की राजधानी दिल्ली है। यही है MLM, यानी लाइन में कुछ टोकन्स मास्क कर दिए जाते हैं। मॉडल को गैस करना होता है कि यहाँ क्या आएगा कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पर। इससे मॉडल कॉन्टेक्स्ट समझना सीखता है। अब प्रेडिक्शन ऑब्जेक्टिव समझो, ये थोड़ा डिफरेंट है MLM से। यहाँ कुछ छिपाया नहीं जाता, बस मॉडल को बोला जाता है आज मौसम, अब नेक्स्ट क्या आएगा, यानी आज मौसम, अब नेक्स्ट क्या आएगा। इससे मॉडल बोलेगा बहुत, फिर अच्छा, फिर है, यानी आज मौसम बहुत अच्छा है। प्रेडिक्शन ऑब्जेक्टिव एक ऑर्डर में नेक्स्ट चीज प्रिडिक्ट करना है। ये थे प्री ट्रेनिंग के आगे 3 स्टेप। प्री ट्रेनिंग का गोल ये होता है कि मॉडल को जनरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग आ जाए, उसको समझ आ जाए, और चैट जीपीटी को भी इसी तरह प्री ट्रेनिंग दी गई है। अब प्री ट्रेनिंग देने के बाद बारी आती है फाइन ट्यूनिंग की, यानी एकदम अच्छे से ट्रेनिंग देना। फाइन ट्यूनिंग ट्रेनिंग देने के लिए 3 तरीके यूज किए जाते हैं। पहला होता है लेवल्ड डाटा, दूसरा सुपरवाइज्ड लर्निंग और तीसरा एरर करेक्शन। आप ऐसे मानो कि आप ड्राइविंग सीख रहे हो, अभी आपको सिर्फ एक गाड़ी में बिठाया गया और गाड़ी सिखाने वाला आपको बताता है सबसे पहले चाबी लगानी है, फिर जब रुकना है तब ब्रेक लगाना है, यानी बेसिक आपको बातें वो बताता है। ये सारा कुछ कहलाता है प्री ट्रेनिंग, यानी जनरल नॉलेज। अब गाड़ी सिखाने वाला आपके पास बैठता है, आपके बगल में बैठता है। अब यहीं से आपकी फाइन ट्यूनिंग स्टार्ट होती है, जिसमें पहले आता है लेवल्ड डाटा। मान लो गाड़ी सिखाने वाला थोड़ी देर के बाद एक कदम स्पष्ट बोलता है कि ये ब्रेक है, इससे हम रुक जाएंगे, ये क्लच है, अब यहाँ से लेफ्ट जाना है, अब यहाँ से राइट जाना है, जहाँ से स्पीड कम होती है इसको इंडिकेटर बोलते हैं, इसको हॉर्न बोलते हैं। मतलब हर चीज पर करेक्ट लेवल लगा दिया जाता है कि इससे ये होगा तो मतलब यही होगा। एआई में भी यही होता है। जैसे एक क्वेश्चन दिया जाता है 5 + 5 कितने होते हैं, आंसर होगा 5 + 5 10 होते हैं। ये पक्की बात है, ये है लेवल्ड डाटा। मॉडल को गैस नहीं करना, उसे डायरेक्टली दिखाया और सिखाया जा रहा है। इसके बाद सुपरवाइज्ड लर्निंग। अब मान लो आप धीरे धीरे गाड़ी चलाते हो, गाड़ी सिखाने वाला अभी भी आपके बगल में बैठा है। अब आपको लेफ्ट जाना था तो इंडिकेटर भी लेफ्ट वाला देना था, लेकिन आपने राइट वाला दे दिया, तो गाड़ी सिखाने वाला तुरंत आपको रोकेगा, रुको, और सही बताएगा कि लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट इंडिकेटर दो, लेफ्ट जाने के लिए राइट इंडिकेटर देना गलत है। आप देखते हो अच्छा ऐसा है क्या, और फिर ये बात से आप सीख लेते हो, अपने दिमाग में बिठा लेते हो कि लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट इंडिकेटर, राइट जाना है तो राइट इंडिकेटर। यही है सुपरवाइज्ड लर्निंग। अब लास्ट में तीसरा एरर करेक्शन। मान लो आपने गलत टर्न ले लिया, आपको गाड़ी सिखाने वाला तुरंत बोलता है गलत, यहाँ तो राइट जाना था हमने, आप तुरंत अपनी मिस्टेक को सुधारते हो। एआई में भी यही होता है मैथमेटिकली। मॉडल का आउटपुट और लेवल्ड आउटपुट कंपेयर होता है, डिफरेंस निकालता है एरर, फिर मॉडल के इंटरनल वेट्स एडजस्ट किए जाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं बैक प्रोपगेशन। अब हजारों बार ये साइकिल रिपीट होता है, यानी यही बात हजारों बार होती है। इसलिए फाइन ट्यूनिंग के बाद मॉडल का बिहेवियर, उसकी आदतें एक कदम शार्प हो जाती है। जैसे आप गाड़ी रोज चलाते हो और प्रैक्टिस करते हो, और फिर एक दिन ऐसा होता है कि आप 150 की स्पीड में भी गाड़ी भगाना स्टार्ट कर देते हो, यानी आप सीख जाते हो।
तो यही होती है फाइन ट्यूनिंग। तो कुछ इस तरह चैट जीपीटी को फाइन ट्यून किया गया, यानी लगभग आधा चैट जीपीटी बन चुका था एक कदम इंसानों जैसे बात करने के लिए। तो फिर इसके बाद अब बारी थी ह्यूमन फीडबैक की। तो दोस्तों चैट जीपीटी मॉडल के रिस्पॉन्स को और इम्प्रूव करने के लिए ह्यूमन फीडबैक यूज़ किया गया। ये प्रोसेस है रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक, यानी RLHF कहलाता है। इसमें क्या होता है कि जो ह्यूमन रिव्यूअर होते हैं वो एआई मॉडल का जो रिस्पॉन्स आता है ना, कुछ भी सवाल पूछने पर उसको रेट करते हैं। फिर गुड रिस्पॉन्स को रिवार्ड दिया जाता है और प्योर रिस्पॉन्स को पेनलाइज किया जाता है। ये तो हमेशा होते रहता है, आप देखना एआई मॉडल के साथ, क्योंकि आपने कभी कोई इमेज बनाई होगी तो एक बात नोटिस की होगी कि चैट जीपीटी आपको पूछता है कि इमेज अच्छी बनी है या नहीं। अगर अच्छी बनी है तो रेटिंग दो, फिर जब हम रेटिंग देते हैं तो वो जवाब देता है थैंक यू फॉर फीडबैक। तो यही वाली चीज़ होती है ये। सो इतना कुछ होने के बाद चैट जीपीटी मॉडल की पॉलिसी को अपडेट किया गया बेस्ड ऑन ह्यूमन फीडबैक। ये सारा प्रोसेस ये पक्का करता है कि मॉडल लगातार इम्प्रूव होता रहे। तो ह्यूमन फीडबैक के बाद अब बारी आई इसको आम पब्लिक में लाने की, यानी लॉन्च करने की। तो दोस्तों जब इसको आम पब्लिक के लिए लाया जाना था उससे पहले भी इसका इवैल्यूएशन किया गया, बहुत सारे टेस्ट लेकर। इवैल्यूएशन में ये देखा जाता है कि मॉडल कितना एक्यूरेट है, कितना अच्छे से काम कर रहा है, मॉडल का जो रिस्पॉन्स है वो लगातार आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। जैसे आप चैट जीपीटी को बोलो कि 5 और 5 कितने होते हैं, वो पहली बार बोलेगा 10, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपने पूछा 10 और 10 कितने होते हैं, तो उसका कोई रिस्पॉन्स ही ना आए या फिर गलत रिस्पॉन्स दे दे वो, तो फिर क्या होगा इस सिचुएशन में। बस यही सब देखने के लिए उसका टेस्ट किया जाता है। अब इसके बाद ये टेस्ट हो चुका था। अब इसके बाद ये टेस्ट हुआ कि जो आपके क्वेश्चन का आंसर है वो रेलेवेंट है भी या नहीं, यानी वो आंसर आपके सवाल के साथ मैच करता है या फिर नहीं। तो इवैल्यूएशन के लिए डिफरेंट डाटा सेट्स और मैट्रिक्स यूज किए गए, जैसे BLEU वर्टिंग कितनी मैच करती है आंसर की क्वेश्चन के साथ, ROUGE पॉइंट्स कितने कवर कर रहा है आंसर। अब इसके बाद बारी थी इसको पब्लिक में लाने की। तो फाइनली चैट जीपीटी जब रेडी हो गया तो उसे लॉन्च किया गया पब्लिक यूज के लिए 30 नवंबर 2022 को। और इस स्टेज पे भी 3 काम हुए, जैसे कि पहला था इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें स्टेबल इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किया गया जो बहुत सारे यूजर को सर्व कर सके। दूसरा API इंटीग्रेशन, इसमें मॉडल को API के थ्रू डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे इंटीग्रेट किया गया। तीसरा मॉनिटरिंग, इसमें लगातार मॉनिटरिंग सेटअप किया गया ताकि परफॉर्मेंस और इशू को ट्रैक किया जा सके। तो दोस्तों आज चैट जीपीटी दुनिया भर के लोग यूज करते हैं अपना कंटेंट बनाने के लिए, एजुकेशन के लिए, स्टोरी राइटिंग और ना जाने किस किस काम के लिए। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है, क्योंकि आज भी चैट जीपीटी के जितने भी फीडबैक आते हैं उसको देखा जाता है। इसको इम्प्रूव करने के लिए न्यू डाटा को फिर से कलेक्ट किया जा रहा है उसकी ट्रेनिंग के लिए, और इसके अलावा यूजर का डाटा प्राइवेट रहे, ऐसे बहुत से काम आज भी जारी है। इस दुनिया के पहले और सबसे बड़े AI चैटबॉट को इस तरह से बनाया गया था। मैं इसमें और भी डिटेल में जा सकता था, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।